बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Muhammad Wasim Chaudhary from CCU Secondary School, Kotaddu. Dear students, अस्सलामु अलैकुम। 10th क्लास फिज़िक्स से यूनिट नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स हमारा लेसन चल रहा है, चैप्टर चल रहा है। उसमें प्रीवियस लेक्चर्स में बेटा हम लोगों ने जो ओवरव्यू है इस चैप्टर का जो हम पढ़ा चुके हैं, लेक्चर दे चुके हैं, उसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर और इसी तरह से रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और कॉस्मिक रेडिएशंस और इसी तरह बैकग्राउंड रेडिएशंस। और प्रीवियस जो लेक्चर था हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो ट्रांसम्यूटेशन का जो है पेरेंट एलिमेंट को डॉटर में कैसे कन्वर्ट होता है, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा, 3 तरह की जो रेडिएशंस हैं उनकी इमिशन, उनका डीके कैसे होता है और वो कैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। ये यहाँ तक हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशंस कि जो रेडिएशंस का चैप्टर चल रहा है हमारे पास, शुआओं का, तापकार शुआओं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो आज उनकी नेचर, नोइयत एंड प्रॉपर्टीज़ और खसूसियात डिस्कस करनी है। सबसे पहले अल्फ़ा, फिर बीटा और फिर गैमा रेडिएशन। अब अल्फ़ा की क्या खसूसियात हैं? ये हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, हीलियम के न्यूक्लियस हैं। हीलियम क्या है? He सिंबल है और 2 एटॉमिक नंबर है और 4 एटॉमिक मास नंबर है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2। हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में, जितने प्रोटॉन्स की तादाद होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी शेल्स में। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल्स में, ऑर्बिट्स में। और 4 कैसे बना है? 2 जो है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स की तादाद है। अब किस वक्त कोई एलिमेंट, कोई मैटर, कोई मटेरियल अल्फ़ा पार्टिकल्स कब इमिट करता है? ये तो हमें पता है कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है, अनस्टेबल न्यूक्लियाइड ही अल्फ़ा खारिज करेगा, अनस्टेबल ही बीटा इमिट करेगा, अनस्टेबल ही गैमा रेडिएशंस इमिट करेगा। अब थोड़ा सा ओवरव्यू कि किस तरह या किस वक्त अल्फ़ा इमिट होंगी और किन कंडीशंस में बीटा इमिट होंगी और किन कंडीशंस में गैमा रेडिएशंस इमिट होती हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हों, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की तादाद ज़्यादा हो, तो उससे अल्फ़ा पार्टिकल्स खारिज होते हैं। वो अनस्टेबल होता है, रेडिएशंस खारिज होनी हैं। अब वो रेडिएशंस किस सूरत में होंगी? वो अल्फ़ा की सूरत में होंगी। कंडीशन क्या बताई कि ऐसा अनस्टेबल एलिमेंट, ऐसा अनस्टेबल मटेरियल कि जिसके अपने अंदर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद कलेक्टिवली अगर ज़्यादा है, उससे जो रेडिएशंस खारिज होंगी वो किस सूरत में होंगी? वो अल्फ़ा पार्टिकल्स की सूरत में, वो अल्फ़ा रेडिएशंस की सूरत में इमिशन होगी। बीटा को क्या कहते हैं? अल्फ़ा को हीलियम का न्यूक्लियाई कहते हैं, बीटा को स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। आपको कल भी प्रीवियस लेक्चर में भी ये सब कुछ डिस्कस किया था कि ये इलेक्ट्रॉन्स इमिशन हो रही है सारी न्यूक्लियस से। न्यूक्लियाई का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस से रेडिएशंस का इखराज होता है। तो कल भी ये क्वेश्चन क्लियर किया था कि वहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए। हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से कैसे खारिज हो रहे हैं। ज़ाहिर है बीटा, जब हम कह रहे हैं कि बीटा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से खारिज हो रहे हैं और बीटा पार्टिकल्स को नाम किसका दे रहे हैं बेटा?
इलेक्ट्रॉन्स का दे रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से कहाँ से आएंगे, ये प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रॉन जो है वो स्प्लिट आउट होता है, टूटता है, उसको तोड़ा जाता है, तो वो दो हिस्सों में तकसीम होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो नेगेटिव होता है वो बाहर निकल जाता है बीटा की सूरत में, रेडिएशंस की सूरत में, और पॉजिटिव जो है उसके चार्ज नंबर को बढ़ा देता है। याद रखिएगा, जब भी बीटा पार्टिकल्स की इमिशन होगी, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर उस एलिमेंट का इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ये कब इमिट होगा, एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऊपर हमने इसकी खसूसियात में पढ़ा है कि जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की तादाद ज़्यादा होगी तो अल्फ़ा खारिज होंगे, और ऐसा मटेरियल जिसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी, एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर कोई मटेरियल रखता है तो वो फिर क्या खारिज करेगा, बीटा रेडिएशंस इमिट करेगा, खारिज करेगा। नेक्स्ट वन है गैमा पार्टिकल्स, गैमा रेडिएशंस। फास्ट मूविंग लाइट फोटॉन्स, रोशनी के फोटॉन्स हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड है इनकी, हाईली इनर्जेटिक हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो तरह से होते हैं, एक मैकेनिक और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती फॉर देयर प्रोपेगेशन, उनकी इशाअत के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी वेरी हाई, वेरी लार्ज, तो जाहिर सी बात है उनकी वेवलेंथ क्या होगी, वेरी शॉर्ट, वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होती है। तो ये जो गैमा हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली स्पीड के हामिल होते हैं। बीटा जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को, दूसरा नाम इनका इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कब इमिट होते हैं, जहाँ पर जिन मटेरियल्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। और अल्फ़ा को नाम दिया कि ये हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, हीलियम रिप्रेजेंट किया, और ये कब खारिज होंगे, जब किसी एलिमेंट में, मैटर में जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से दो हैं, ये वैसे कंप्लीट एज ए लॉन्ग भी आ सकता है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ और ये आयोनाइजिंग इफ़ेक्ट और पेनिट्रेटिंग एबिलिटी या पेनिट्रेटिंग पावर भी बोलते हैं, ये मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। आप इसको एज ए लॉन्ग भी प्रिपेयर करेंगे, ये अलग अलग शॉर्ट के तौर पर आप करेंगे, ये अलग से शॉर्ट है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अलग से है, और कलेक्टिवली जब हमने लिखना होगा फिर इसको एज ए लॉन्ग में हम सारा लिखेंगे। आयोनाइजिंग इफेक्ट, प्रोसेस इन विच रेडिएशंस स्प्लिट मैटर, मादे को तोड़ते हैं इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। किस में तोड़ेंगे, अगर वो प्रोसेस, वो फिनोमिना जिसमें रेडिएशंस अल्फ़ा या बीटा या गैमा, ये तीनों रेडिएशंस क्या करते हैं, किसी मटेरियल को, किसी मैटर को, मादे को स्प्लिट आउट करते हैं, तोड़ देते हैं। किस में तोड़ देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस में। उस पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस में तब्दील करने के अमल को आयोनाइजेशन कहा जाता है, या यहाँ पर कहेंगे आयोनाइजिंग इफेक्ट कह देंगे। किसी भी मटेरियल का रेडिएशंस की वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस में तब्दील हो जाना आयोनाइजेशन कहलाता है। तो अब तीनों हमने तो कहा है करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात हमने इन तीनों की पढ़नी है कि अल्फ़ा, बीटा और गैमा। आयोनाइजिंग इफेक्ट तो है, ये तीनों रखती हैं कि अल्फ़ा अगर किसी के साथ अटैच होगी मैटर के साथ, उसको आयोनाइज करने की सलाहियत रखता है। बीटा भी आयोनाइजिंग इफेक्ट एबिलिटी रखता है, गैमा भी आयोनाइजेशन इफेक्ट एबिलिटी रखता है। अब कौन ज़्यादा रखता है आयोनाइजिंग इफेक्ट या आयोनाइजिंग एबिलिटी, किसकी ज़्यादा है और तीनों में किसकी कम है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आ जाता है, आपने इसको प्रिपेयर्ड करना है। वो कहता है अल्फ़ा की जो आयोनाइजिंग इफेक्ट है या अल्फ़ा की जो एबिलिटी है किसी भी मटेरियल को आयोनाइज करने की एबिलिटी, अल्फ़ा की सबसे ज़्यादा है, बीटा की उससे कम, गैमा की सबसे कम। आयोनाइजिंग इफेक्ट गैमा का मैं कह रहा हूँ सबसे कम,
बीटा का उससे ज़्यादा और अल्फ़ा का इन दोनों से ज़्यादा। वजह क्या है? वजह बता रहा हूँ, लार्ज पॉजिटिव चार्ज प्लस लार्ज मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, के अल्फ़ा पार्टिकल्स पर बहुत ज़्यादा, ये वजूहात यहाँ पर जस्ट पॉइंट्स की सूरत में बता रहा हूँ आपको कि दो मेजर पॉइंट्स हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को, अल्फ़ा रेडिएशंस को हम कह रहे हैं कि आयोनाइजिंग इफ़ेक्ट अल्फ़ा का सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अल्फ़ा रेडिएशंस की जो चार्ज है इस पर वो पॉजिटिव चार्ज है और एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज है, और इसका मास जो है, मैस जो है, हैवियर जो है, वो इन तीनों में अल्फ़ा ज़्यादा है। इसी वजह से ये आयोनाइजेशन जो इफ़ेक्ट है इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये दूसरों को भी और मटेरियल्स को भी, न्यूट्रल्स को भी किस में कन्वर्ट कर देता है? आयंस में कन्वर्ट कर देता है, और उसमें उसकी सलाहियत ज़्यादा है। तो बीटा जो है अल्फ़ा के मुकाबले में थोड़ा वो ज़्यादा हमारे पास मैस रखता है, इसका मैस कम है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा, तो इसकी एबिलिटी एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा कम है। और गैमा जो है वो हमें पता है न्यूट्रल इफ़ेक्ट रखता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। न्यूट्रल इफ़ेक्ट की वजह से इसकी आयोनाइजिंग इफ़ेक्ट, आयोनाइजेशन पावर कम होती है गैमा की। नेक्स्ट है बेटा छोटा सा टॉपिक, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। शॉर्ट के लिहाज से है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसको करेंगे। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, पेनिट्रेट करना, किसी मटेरियल से, किसी जगह से गुजर कर जाना, ये बाय वर्ड आपको बता रहा हूँ। अब पेनिट्रेटिंग एबिलिटी हमने किसकी पढ़नी है? हम तो रेडिएशंस की खसूसियात पढ़ रहे हैं, खसूसियात आ रही हैं, प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं? रेडिएशंस की। उसमें हम कह रहे हैं कि अल्फ़ा क्या किसी मटेरियल से गुजर सकता है, बीटा किसी मटेरियल से गुजर सकता है, गैमा किसी मटेरियल से गुजर सकता है। अगर कोई गुजर सकते हैं तो क्यों गुजर सकते हैं, कैसे गुजरते हैं, और अगर कोई नहीं गुजर सकता तो वो क्यों नहीं गुजर सकता। ये दो रीजंस आपने देनी है इनको। वही यही कंसेप्ट है इस टॉपिक का कि द स्ट्रेंथ, ताकत ऑफ अ रेडिएशन, किसी भी रेडिएशन की, टू पेनिट्रेट, गुजरने की, अ सर्टेन मटेरियल, किसी भी खास मटेरियल से, इज कॉल्ड पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। उस रेडिएशन की वो क्या कहलाएगी? पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, गुजरने की सलाहियत रखेगी। अब मैंने उल्टा लिखा है, यहाँ अल्फ़ा नहीं लिखा, याद करने के लिए। यहाँ पर अल्फ़ा की आयोनाइजिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा था, गैमा का सबसे कम था। यहाँ पर मैंने ऊपर गैमा लिख दिया। गैमा की जो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है, किसी मटेरियल से गुजरने की एबिलिटी है, वो इन तीनों में सबसे ज़्यादा है। लार्ज स्पीड, ड्यू टू लार्ज स्पीड प्लस न्यूट्रल नेचर ऑफ गैमा रेडिएशंस। दो बातें, वहाँ पर भी मैंने दो बातें बताई थी। अल्फ़ा आयोनाइज ज़्यादा क्यों करता है? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रखता है और मैसिव है, बहुत ज़्यादा मैस है उसका। और यहाँ गैमा गुजरने की सलाहियत इन तीनों में ज़्यादा रखता है किसी भी मटेरियल से। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यहाँ पर बताई। अब इसकी वजह यहाँ क्या है? क्योंकि गैमा की स्पीड बेटा बहुत ज़्यादा है, हाईली एनर्जेटिक हमने बताया था, बहुत ज़्यादा स्पीड है हमारे पास गैमा की। दूसरा है न्यूट्रल नेचर है, इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाली बात नहीं है, न्यूट्रल इफेक्ट है, जिसकी वजह से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है। अब कितनी ज़्यादा है? वो कहते हैं कंसिडरेबल थिकनेस ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की अगर कोई लेयर है, कंक्रीट की अगर कोई सरफेस है, वहाँ से भी, उसके अंदर से भी ये पास आउट एबिलिटी रखता है, उसके अंदर से भी गुजरने की। बीटा है, बीटा इसके मुकाबले में क्योंकि उस पर चार्ज है तो उसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो गैमा से कम है, आयोनाइजेशन ज़्यादा है। सुनते आइएगा तवज्जो से, बीटा की आयोनाइजेशन गैमा से ज़्यादा है और बीटा की जो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है वो गैमा से कम है। अब अल्फ़ा की क्या है? अल्फ़ा क्योंकि मैसिव है, हाईली स्पीड नहीं है, ऊपर पढ़ कर आए हैं हम लोग, अल्फ़ा मैसिव ज़्यादा है, चार्ज भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से किसी मटेरियल से गुजरना अल्फ़ा के लिए आसान नहीं है। पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम है अल्फ़ा की, आयोनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा,
पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम है अल्फ़ा की, कितनी है, फ्यू सेंटीमीटर्स इन। हवा में भी अगर इसको छोड़ा जाए कि पेनिट्रेट करे ये हवा की लेयर से, एयर की लेयर से, तो फ्यू सेंटीमीटर्स जो है ये गुजर सकती है। और बीटा कहाँ तक गुजर सकती है, वो कहता है फ्यू मीटर्स तक। ये सेंटीमीटर है, ये फ्यू मीटर्स तक जो है वो पेनिट्रेट कर सकती है इन एयर, हवा में। जबकि गैमा है, गैमा सेवरल 100 मीटर्स यानी कई 100 मीटर्स तक हवा में पेनिट्रेट कर सकती है। ये आपको करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएशंस क्लियर कराई, अल्फ़ा बीटा गैमा पहले इनकी अलग से कराई। फिर दो मेजर हैं, आयोनाइजिंग इफ़ेक्ट और पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। आयोनाइजिंग अल्फ़ा की ज़्यादा, पेनिट्रेटिंग गैमा की ज़्यादा, विद रीजंस आपको क्लियर कराई हैं। इसको प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।